हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट को पूरी तरह से खत्म कर लिया था। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार का होता है। ऐसे होता है। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है। तो हमने इसको पढ़ लिए हैं अच्छे तरह से, आप लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या किए करेंगे, पी ब्लॉक का स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक में क्या है कि 12th में यहाँ पे जो ग्रुप होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये दोनों ग्रुप 11th का पार्ट है, 11th का है। तो हम क्या करेंगे, इस सब को नहीं पढ़ेंगे, मतलब 13 और 14 को नहीं पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना किसको है, इस 4 ग्रुप को। मतलब ये ग्रुप 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18, तो इसको क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो ग्रुप 13 को क्या बोलते हैं, देखिए एस ब्लॉक में फर्स्ट ए बोलते हैं, इसको सेकेंड ए, और इसको थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, और इसको बोलते हैं 8 ए। ये ग्रुप का नाम है। तो हमें थर्ड ए और फोर्थ ए ये दोनों को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये 11th का है। तो हमें पढ़ना है ये 12th वाले, 5th ए, 6th ए, 7th ए, 8th ए। ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो सिमिलर है, क्या करेंगे, उसको एक साथ पढ़ेंगे। मतलब 2 लेक्चर जो आज अभी पढ़ने वाले हैं, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसको भी पढ़ेंगे। तो कुछ ही लेक्चर में हमें क्या करना है, इस दोनों को मिलाना है। अब बाद बाकी में क्या करना, इसके लिए स्पेशल चलेंगे। ठीक है। पहले इसको खत्म करेंगे, तब इसको, तब इसको, तब इसको, फिर क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक ही खत्म। तो कुछ जो प्रॉपर्टीज अभी बात करने वाले सब का एक साथ करेंगे। वो प्रॉपर्टीज कौन सा होगा, फिजिकल होगा। ठीक है। और हमने डी ब्लॉक खत्म कर लिया, और पी ब्लॉक अब खत्म करेंगे। ये 11th का पार्ट है, ये भी 11th का पार्ट है। जो 12th का पार्ट था ये और ये, तो एक पार्ट खत्म कर लिए 12th का, अब दूसरा पार्ट पे गए। ठीक है। तो इस प्रकार से पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में है। ठीक है। राइट साइड में है। जो भी बात करेंगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हम क्या क्या अभी बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे किसको। ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि कोई ये एटम है, इसके नजदीक में एस वाला रहेगा, एस सबसेल, फिर कौन सा रहेगा, पी सबसेल, फिर डी, फिर एफ। ठीक है। तो हमें केवल इस सबसेल वाले के बारे में पढ़ना है। इस सबसेल का मतलब ये हो गया कि जो चाहे कोई भी सेल का हो, चाहे सेकेंड सेल का हो, 2p का हो,
या 3p का हो, या 4p का हो, या 5p का हो, या 6p का हो, ठीक है, या 7p का हो। कहीं भी p में हमें यदि इलेक्ट्रॉन भरना होगा कहीं भी, तो वो p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहेगा? p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि p सब सेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक सब में भर सकते हैं। इसमें भी 1 से 6 तक, इसमें भी 1 से 6 तक, सब में क्या करना है। और ये इलेक्ट्रॉन जो भराएगा ना, बाहरी कक्षा में भराता है। किस में भराता है? बाहरी कक्षा में। मतलब p सब सेल के ही बाहरी कक्षा में भराता है, ठीक है। तो इसको हम जो इलेक्ट्रॉन इस वाले सब सेल में आएगा वही क्या कहलाएगा? p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट, वो कहीं ना कहीं इसी में रहेगा। चाहे वो 3p5 हो, या 2p2 हो, या 5p6 हो। ऐसे यदि कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में दिखाई दे दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो p ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे कि जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स कहाँ होगा? तो p सब सेल में। p सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है। चलिए, उसके बाद और क्या बोलेंगे? इसके बाहरी कक्षा में होता है ना, बाहरी कक्षा के लास्ट सब सेल p सब सेल में होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, या फिर ये बोले इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे कहाँ पे भरेंगे? p सब सेल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? देखिए, क्या था? s वाला था, इधर p वाला था, d वाला नीचे में था कि नहीं? तो जहां से d स्टार्ट होगा तो कॉन्फ़िगरेशन में d भी आ जाएगा। जहां से f आएगा वहां से कॉन्फ़िगरेशन में f भी आ जाएगा। और ऊपर में तो s सब में रहेगा, जहां s वहां p, ठीक है। जहां p वहां s तो रहेगा ही कॉन्फ़िगरेशन। समझे कि नहीं? इस प्रकार से हम p में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इस सब के बारे में जो अभी बोले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। और उस ग्रुप में p ब्लॉक में जो भी ग्रुप है सबका कुछ ना कुछ नाम है। क्या है? सबका कुछ ना कुछ नाम है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स करता है, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन p सबसेल। p सबसेल लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कहां करता है? p सबसेल में। आर नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स करेगा किसमें? p सबसेल, तो ही क्या कहलाएगा? p ब्लॉक एलिमेंट। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
हैविंग NH2 MP1 1 से कहां तक 6 तक, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग NH2 NP2 NP1 से 6 तक। इस प्रकार से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3 ये हो गया। तो इस प्रकार से क्या किया, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जो अभी बोले थे उसको लिख दिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन पी सबसेल आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग NH2 MP 1 से 6 तक, 1 to 6। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NH2 होते हैं और NP 1 से लेकर 6 तक, मतलब 1 to 6। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग राइट साइड इन पीटी, पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ होते हैं, राइट साइड में। पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होते हैं, राइट साइड में, ठीक है। जैसे अभी देखे तो यहाँ पे S ब्लॉक था, बीच में D ब्लॉक, इस साइड P ब्लॉक, तो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। उसके बाद P ब्लॉक हैविंग टोटल 37 एलिमेंट, P ब्लॉक में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एलिमेंट होते हैं 37 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट हैविंग 6 ग्रुप, कितना ग्रुप होते हैं, टोटल 6 ग्रुप होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। ग्रुप का नाम यहाँ पे है, ठीक है। अब इस ग्रुप सबको कुछ स्पेशल नाम होता है, इस सब का क्या बोले थे, कुछ स्पेशल नाम होता है। तो उस स्पेशल नाम को हम अभी जानेंगे। थर्ड ए यानी 13 ग्रुप का बात करते हैं। फोर्थ ए, फोर्थ ए 14 ग्रुप का बात करते हैं। 15 ग्रुप का बात करते हैं। 6A का बात करेंगे, 6A ग्रुप का। फिर 7A ग्रुप का बात करेंगे, फिर 8A ग्रुप का बात करेंगे। 8A ग्रुप, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। एक ऐसा नाम है जो पहले का है, एक ऐसा नाम है जो बाद में दिया गया है, लेकिन दोनों नाम से आपको सवाल आ सकता है। ग्रुप 16 बोल दिया जाए तो इसका मतलब 6A का बात करेंगे, ठीक है। तो अब स्पेशल नाम क्या होता है, तो देखिए ये बोरॉन से स्टार्ट होता है। क्या होता है, बोरॉन से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या क्या आएगा, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम आता है। इसमें क्या आएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसमें क्या आएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें क्या आने वाला है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइटिन भी, लेकिन इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि नाम लिखने वाले ग्रुप का ये नहीं होता है। इसका बात करते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो ग्रुप 13 में इतना एलिमेंट आते हैं, ग्रुप 14 में ये आते हैं, 15 में ये सब आते हैं, 16 में ये, 17 में ये सब आते हैं, 18 में जो जो आते हैं उसको लिख दिए। हम वही लिखे हैं जिसको पढ़ना है। तो अब कोई टोटल
अब काउंटिंग करके काउंटिंग कीजिए तो टोटल 37 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक कम है। तो हमें जो पढ़ना है वही एलिमेंट का नाम लिखे हैं, बाद बाकी का नहीं लिखे। ठीक है। इसके अलावा और होता है जो रेडियो एक्टिव होता है या इनर्ट होता है। इनर्ट कहने का मतलब ये है कि जो वो रिएक्टिव नहीं होगा। ठीक है। तो वो भी हम नहीं लिखे हैं। अब देखिए, रेडियो एक्टिव होगा, अनस्टेबल होगा। जो रेडियो एक्टिव होगा वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल एलिमेंट का नाम नहीं लिखे, उसके बारे में नहीं जानना होता है। ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट के बारे में जानेंगे। तो ये बोरॉन से स्टार्ट होता है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम होता है बोरॉन फैमिली। क्या होता है? बोरॉन फैमिली। ठीक है। अब इसका बात करते हैं। 4A का क्या नाम होगा? ये कार्बन से स्टार्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है? कार्बन फैमिली। क्या होता है? कार्बन फैमिली। फैमिली होता है। फिर इसका क्या होता है? नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है। क्या नाइट्रोजन फैमिली बोले? वो भी नाम होता है, लेकिन इसका प्रसिद्ध नाम क्या है? निकोजेन। निकोजेन। देखिए, निकोजेन में पी साइलेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको निकोजेन पढ़ते हैं, या इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हैं। नाइट्रोजन फैमिली। फैमिली ये ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? कैल्कोजेन। कैल्कोजेन। तो दोनों नाम हम लिख देते हैं। ऑक्सीजन फैमिली। इसका नाम बात करते हैं। ये चारों को हेलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोजन। ये चार को ही हेलोजन कहा जाता है। ये चारों को हेलोजन कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है? हेलोजन फैमिली या हेलोजन। दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं, फ्लोरीन फैमिली। इसका क्या होगा? इनर्ट या नोबल। ये तीन क्या है? इनर्ट है, ये तीन नोबल है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इनर्ट एंड नोबल गैस। इनर्ट एंड नोबल गैस। गैस कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट एंड नोबल कहते हैं। इस प्रकार से कुछ आप लोग क्या किए हैं, इसका नाम जान लिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस सब का पूरा नाम लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद इस सब का एटॉमिक नंबर लिख देंगे, मास किधर बढ़ता है वो भी बता देंगे। ठीक है। इस प्रकार से अभी हम क्या करेंगे, एक बार इस सब का लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट के सारे का एलिमेंट का क्या किया, नाम लिख दिया है। ये संकेत है, ब्लैक वाला पेन से जो भी है क्या है? संकेत है। ठीक है। जैसे बोरोन का क्या होता है? संकेत बी होता है। एल्युमिनियम का Al, गैलियम का Ga, इंडियम का In और थेलियम का Tl। ऐसे ही क्या होता है सबका? ये संकेत और ये फुल नेम है। ठीक है। और ये बगल में जो ब्लू वाला पेन से लिखा हुआ ये एटॉमिक नंबर है, मतलब नीचे आने से एटॉमिक नंबर सब में बढ़ रहा है। ठीक है। ग्रुप में नीचे आने से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है। इस सब का भी नाम लिख लेते हैं। क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइटिन, एस्टेटाइन इस प्रकार से क्या किया, सारे को लिख दिए। नीचे आने से क्या देख रहे, सारे ग्रुप में, चाहे वो बोरोन फैमिली हो, कार्बन फैमिली हो, नाइट्रोजन फैमिली हो, ऑक्सीजन फैमिली हो, फ्लोरीन हो या इनर्ट हो, क्या होता है ग्रुप में नीचे आने से सबका क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, सबका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। यदि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब मास भी बढ़ेगा। क्या होगा, नीचे आने से मास इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीजेज। मास क्या कर रहा है, नीचे आने से बढ़ रहा है, इसका भी मास क्या होगा, नीचे आने से बढ़ेगा, मास इंक्रीजेज। इसमें भी क्या होगा, मास नीचे आने से बढ़ेगा। कौन मास का बात कर रहे हैं हम, एटॉमिक मास का बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास नीचे आने से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब चाहे कोई भी ग्रुप हो तो क्या करना है, नीचे की ओर एटॉमिक मास को इंक्रीज करा देना है, इंक्रीज। केवल ये रूल पी ब्लॉक के लिए नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए लागू होता है। ठीक है, कि नीचे आने से क्या होता है, मास इंक्रीज करता है। इसमें भी नीचे आने से मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मास इंक्रीज करता है। अब देखिए इस प्रकार से क्या देख लिए, ये सब का मास इंक्रीज करता है। अब हमें क्या करना है, इसके साइज के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। क्या करना है हमें, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना है। जब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जान लेंगे तो इसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे, साइज के बारे में। ठीक है, तो अब हम इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ठीक है, इस सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखिए बोरोन का क्या होगा, उससे पहले हम फार्मूला तैयार करेंगे। क्या, NS2 NP1। तो NS2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन S जो सबसेल था उसका भरा हुआ होगा, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, P वाले में, तो P वाले में स्टार्टे होगा ना, क्योंकि पहला फैमिली है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा P सबसेल में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 6 होगा। ठीक है, P ब्लॉक में क्यों 6 ग्रुप हुआ, समझ में आ गया, क्योंकि उसमें 6 सबसेल होता है। 6 सबसेल हुआ मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो 6 ग्रुप हुआ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2, मतलब ये तो सब में रहेगा। NS2 किस में रहेगा, सब में रहेगा NS2। चलिए लिख ही देते हैं, NS2, इसका भी NS2, इसका भी NS2। चलिए अब क्या होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो P में यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें P में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, NP2। यहाँ कितना होगा, NP3। मतलब P में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। NP4, NP5, यहाँ NP6। इस प्रकार हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो ये वाला जो स्टार्ट होता है, ये सब कौन सा पीरियड, सेकेंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम, तो ये हीलियम वाला फर्स्ट पीरियड होगा, फर्स्ट पीरियड। बाद में सब क्या हो रहा है, सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, ये हो जाएगा कौन सा पीरियड, इस पेन से हम लिख देते हैं सेकेंड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, केवल यहां लिख दिए तो इसी से समझ जाइएगा कि सब क्या हो रहा है,
ये ऊपर वाला सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ, मतलब नीचे आने से पीरियड बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। कहने का अर्थ ये है, ये जो स्टार्ट होगा ना, ये वाला फर्स्ट पीरियड होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। ठीक है, सेवंथ वाला पीरियड अनस्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें क्या हो गया, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट पीरियड है, तो जैसा पीरियड रहेगा वो कॉन्फ़िगरेशन एन का वैल्यू वो लिख देना है। तो देखिए, तो सेकेंड पीरियड है तो 2s2, एन की जगह 2, एस का एस ही 2 का 2, क्योंकि एस क्यों नहीं बदलते, क्योंकि ये सबसेल होता है। यहाँ पे फिर एन की जगह क्या हो जाएगा, 2p1। इस समय वही काम करेंगे, 2s2, 2 होगा कि 3, थर्ड पीरियड है तो 3s2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 3p1। फिर इसमें n की जगह 4 रखेंगे, 4s2। फिर क्या हो जाएगा, 3p1। अब दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे गैप्स के छोड़े, क्योंकि आप लोग को हम बताए थे कॉन्फ़िगरेशन में 4s के बाद क्या आता है, क्या आता है, 4d आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हम लिखे, 3p, मतलब ध्यान नहीं है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। जब यहाँ पे 4 लिखे है तो यहाँ भी 4 ही होगा, दोनों जगह 4 ही होगा। ऐसे नहीं कर दीजिएगा ऊपर वाला ये, नीचे वाला ये। ठीक है, जो अभी हम लिखे हैं, इसीलिए यहाँ क्या होगा, n का वैल्यू यहाँ जो होगा वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए 4s 4p, 4s और 4p के बीच में 3d आता है, तो 3d भरा होगा, पूरा भर गया होगा, तब ना 4p में इलेक्ट्रॉन गया। जैसे 4s में इधर पूरा भरा तब p में गया, वैसे यहाँ पे 4s में पहले पूरा भरा तब 3d में गया, तब 4p में गया। इस सब में क्यों नहीं आया d, क्योंकि d सबसे तो स्टार्ट ही होता है थर्ड पीरियड से, थर्ड पीरियड से स्टार्ट ही होता है, कोई सॉरी फोर्थ पीरियड से स्टार्ट ही होता है, तो कहाँ से हम ये करेंगे, क्या डी सबसेल कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड से डी सबसेल स्टार्ट ही होता है, तो हम थर्ड में कहाँ से लाएंगे, तो जहां से डी सबसेल स्टार्ट होता है तो वहीं से डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो डी सबसेल यहाँ से स्टार्ट हुआ फोर्थ से, तो डी सबसेल हुआ। अब ये डी वाला का भी वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एन का मान फिफ्थ पीरियड है तो 5s2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5p1। बीच में क्या हो जाएगा, ये भी एक पीरियड बढ़ा तो आगे बढ़ जाएगा, 3d से क्या हो जाएगा, 4d 10। अब देखिए 3 से 4 हो गया क्योंकि एक नीचे बढ़ा। अब इसका बात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, n का मान 6 हो जाएगा पीरियड हिसाब से, 6s2 हो जाएगा। p का मान 6p1, n की जगह 6 लिख दिया, p1 है तो p1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 5d 10। अब फिर यहाँ पे क्यों गैप छोड़े, क्योंकि आप लोग को पता है कि 6 पीरियड में एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, 6 पीरियड में क्या हो जाता है, लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाता है लेंथेनम के बगल से। यहाँ क्या हो जाएगा, 4f14, मतलब 6s पहले 12, फिर 4f, फिर 5d, तब p में गया इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, ये सब कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, केवल p में इलेक्ट्रॉन बदलते रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखना हमें ये है कि सेकेंड पीरियड है तो 2s2 2p2, थर्ड पीरियड है तो 3s2 3p2। अब यहाँ पे फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4s2, अब 3d 10, तब क्या हो जाएगा, 4p2। n का मान सब जगह सेम रखना है, फोर्थ पीरियड में 3d स्टार्ट ही होता है, इसीलिए यहाँ लिखे। अब फिफ्थ पीरियड है तो 5s2 5p6, इसको पहले लिख लीजिए। फिर ये 3d से किस पे चले जाएगा, 4d 10। 6 पीरियड में एक और बढ़ेगा, क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये दोनों तो पहले
फिक्स हो जाएगा 6s2 6p2 फिक्स हो गया। अब इसमें क्या होगा 4d से 5d हो जाएगा 5d10, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा 4f14। तो इस प्रकार से आप ये भी समझ गए। अब इसको भी वैसे ही भरने वाले हैं कि सेकेंड पीरियड है 2s2 2p3, थर्ड पीरियड है तो 3s2 3p3, फोर्थ पीरियड है इसमें d का इंटीडी होगा, मतलब 4s2 3d10 4p3। ये फिफ्थ पीरियड है तो 5s2 यहाँ 5p6 5 और यहाँ पे p पे 3 लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 4d10 होगा, यहाँ 6s2 6p3 और यहाँ हो जाएगा 5d10 और क्या एंट्री मार देगा यहाँ पे 4f14। इस प्रकार से इसमें भी करेंगे 2s2 2p 4 3s2 3p 4 4s2 3d10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4p4। सब में एन की जगह रखते जाइए एन का वैल्यू। यहाँ क्या हो जाएगा 5s2 5p4, यहाँ 4d10 हो जाएगा 6s2 6p4, यहाँ 5d10 होगा, लेकिन उससे पहले क्या आ जाएगा 4f14। इसमें वही होगा 2s2 2p 5 3s2 3p 5 4s2 3d10 4p5 5s2 4d10 5p5 6s2 4f14 5d10 5p5। इसका बात करते हैं। ये एक्सेप्शन केस होता है कि ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसका हीलियम में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1s में ही भर जाता है। फिर इसको इसमें क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका बिहेव इसी की तरह होता है, इसीलिए इसको इसमें रखा जाता है। तो इसमें केवल क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, इस सब में हो जाएगा। सेकेंड पीरियड है तो 2s2 2p6, यहाँ 3s2 3p6, 4s2 3d10 4p6, 5s2 4d10 5p6, 6s2 4f14 5d10 और 6p6। इस प्रकार से हम क्या कि इस सब पे बैठा के निकालते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख गए होंगे कि टोटल का क्या होता है, और सबका मास नीचे आने से क्या होता है, बढ़ता है घटता है, नीचे आने से बढ़ता है, एटॉमिक वेट बढ़ता है। अब हम बात करेंगे कौन चीज का, एटॉमिक रेडियस का, मतलब साइज का बात करने वाले, और हम इस कॉन्फ़िगरेशन को मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या किए, सारे ग्रुप को शॉर्ट में करके यहाँ लिख दिए। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस के बारे में आप लोग अच्छे तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट में समझ लिए हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इस पे टाइम नहीं देंगे क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ज्यादा टाइम दिए थे। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक रेडियस पहले होता क्या है, तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो बाहर में चक्कर लगाते रहता है, यही न्यूक्लियस से लेके इसके बीच का दूरी जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। तो जैसे पीरियड बढ़ता है तो मतलब समझ लीजिए एक सेल बढ़ रहा है, पीरियड बढ़ने का मतलब एक सेल बढ़ रहा है। इस प्रकार से जो क्या होगा, नीचे आने से साइज बढ़ेगा। तो नीचे आने से क्या होता है, साइज बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इसका पीरियड बढ़ रहा है। पीरियड मतलब सेल इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नीचे आने से सब में क्या होगा,
साइज इंक्रीज करेगा, नीचे आने से साइज इंक्रीज करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर रहा है। क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसका कई रीजन है। एक नंबर देखिए, तो एक नंबर में बोले तो इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए रेडियस या साइज लिखिए, साइज इंक्रीजेज। इसमें वही बात होगा कि सब में क्या हो रहा है, सब में हो रहा है कि जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, सॉरी साइज भी इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, इसीलिए साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नीचे आने से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इसीलिए साइज बढ़ता है। इसमें भी वही लिखेंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, इसीलिए साइज इंक्रीजेज। सब में वही होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, इसीलिए साइज इंक्रीजेज। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज। देखिए हमने क्या लिखा है कि नीचे आने से परमाणु संख्या बढ़ रहा है, जिस कारण से साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें भी वही बात, सब में क्या लिखे वही बात, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, लेकिन इसमें और फैक्टर काम करता है। क्या आप लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पता है? क्या हमने बताया था, पूरे एक लेक्चर लगाया था बताने में। पोरिंग ऑफ शील्डिंग के बारे में जानते हैं कि रेडियस मतलब क्या होता है, कोई चीज फैलना, इलेक्ट्रॉन फैलना, जितना फैलेगा उतना रेडियस बड़ा होगा। रेडियस बड़ा होना मतलब साइज बड़ा होगा। यदि इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा है तो उसका मतलब उसका साइज और ज्यादा है, समझे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में या पोरिंग ऑफ शील्डिंग जानते थे। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन जो खींचता था, और इलेक्ट्रॉन क्या करता था, उसको ज्यादा खींचने नहीं देता था। किसको? इलेक्ट्रॉन को खींचता था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता था, इलेक्ट्रॉन खींचता था, और बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता था वही एटम में तो वो आने नहीं देता था। वही होता था स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यहां मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, अपने ओर खींचना चाहेगा, लेकिन इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर लगाते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज, इसमें भी निगेटिव चार्ज, क्या ये इसको आने देगा? बिल्कुल रोकेगा। तो न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहेगा ये उतना जल्दी चक्कर लगाते रहेगा, उतना जल्दी चक्कर लगाएगा तो उतना क्या हुआ, आने में दिक्कत होगा। फिर भी न्यूक्लियस के नजदीक आएगा तो खींचने की कैपेसिटी बढ़ेगा। तो जितना जल्दी ये खींचेगा उसको ज्यादा इफेक्टिव कहते हैं, जितना पावर लगा के खींचते हैं। जितना न्यूक्लियस पावर लगा के बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वही ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन ये जितना चक्कर लगाएगा उतना उसको आने से रोकेगा। नहीं समझ में आया? यदि हम इस इलेक्ट्रॉन का बात करें तो ये जितना चक्कर लगाएगा
तो ये कितना पावर लगा के खींचेगा उसको क्या करेगा, आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो आना चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन तब तक सेम चार्ज वाला आ जाएगा, सेम चार्ज वाला आ जाएगा तो वो रिपेल कर देगा। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज सेम है, तो ये चक्कर लगा रहा है, ये यहाँ से यहाँ आया चक्कर लगाते हुए, तब तक ये न्यूक्लियस खींचेगा इसको, यहाँ मान लीजिए आएगा, फिर ये जैसे यहाँ पे आएगा, ये नजदीक आएगा तो ये दूर भाग जाएगा, भागेगा कि नहीं। लेकिन एक समय तो ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये खींच के यहाँ ला लेगा, तो उस समय तो साइज छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। वही बात है, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। मतलब जेड इफेक्टिव मतलब इसका खींचने का कैपेसिटी। अब पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग का मतलब यही हो गया कि ये कम चक्कर लगाए, मतलब चक्कर इसका धीरे जितना कम होगा, मतलब ये जितना कम चक्कर लगाएगा, धीरे धीरे लगाएगा, धीरे धीरे चक्कर लगाएगा तो ज्यादा खींच लेगा तब तक, ठीक है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन सब क्या करता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता, रिपेल करता है। तो ये चक्कर जितना फास्ट लगाएगा उतना कम इलेक्ट्रॉन को आने देगा, लेकिन ये चक्कर जितना धीरे धीरे लगाएगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच लेगा। अब ये चक्कर क्या ये धीरे और कम या ज्यादा होता है, नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन का गति फिक्स होता है, ठीक है। अब ये गति फिक्स है तो ये कब ये कम लगाएगा कब ज्यादा, यही जब बड़ा वाले पथ पे चक्कर लगाएगा तो उसको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, ज्यादा घूमेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, जिसके कारण न्यूक्लियस ज्यादा खींच लेगा। तो साइज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का। जेड इफेक्टिव का मतलब सॉरी साइज डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली होता है, इनवर्सली, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जेड इफेक्टिव का। जेड इफेक्टिव मतलब ये जितना खींचेगा, जितना उसको खींचेगा उसका साइज क्या हो जाएगा, उतना साइज उसका छोटा हो जाएगा। अब देखिए साइज के क्या होता है, और पुअरिंग ऑफ शील्डिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना पुअरिंग ऑफ शील्डिंग होगा गति धीरे धीरे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग कमजोर हो जाएगा, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग बढ़ेगा, जिस कारण से क्या हो जाता है, इसका साइज और घट जाएगा। पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, तो पुअरिंग ऑफ शील्डिंग का मतलब पुअर मतलब कम होना, ठीक है। कौन चीज, शील्डिंग। तो शील्डिंग जितना कम होगा उतना साइज क्या हो जाएगा, कम होगा। मतलब ये भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग। ये दो फार्मूला हो गया कि जो पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, शील्डिंग जितना कम होगा उसका साइज उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा फॉर्मूला, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर का, सॉरी एटॉमिक नंबर यदि बोले तो ये गलत हो जाएगा, पीरियोडिक, पीरियड का बोलते हैं। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीरियड, पीरियड या सेल बोलिए, सेल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या पीरियड का। ये तीन फॉर्मूला। तो हमारा जो रूल ज्यादा काम करता है यही करता है, और ये दोनों क्या करता है, उसका बाधा उसमें उत्पन्न करता है। जैसे ये सब सही है, सबका साइज नीचे आने से बढ़ता है, लेकिन ये वाला ऑर्डर हमारा गलत है। ये नीचे आने से तो बढ़ता है, लेकिन इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बोरोन, सॉरी बोरोन से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम, और गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा थीलियम होगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो आप इसको समझ लिए कि क्या होता है साइज जेड इफेक्टिव, मतलब जितना खींचेगा साइज छोटा होगा, इसीलिए साइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज क्या होता है, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग का,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज क्या होता है, जो सेल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना सेल बढ़ेगा मतलब कक्षा बढ़ेगा उसका साइज बड़ा होगा, या सब सेल भी बोल सकते हैं। सब सेल जितना बढ़ेगा पीरियड सेल सेम होना चाहिए, तो उससे भी क्या होगा, साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला क्यों गलत हुआ देखिए, यदि हम इसको लिखते हैं बोरॉन से ज्यादा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम का, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा थेलियम, ये क्या हो जाएगा, गलत होगा, ये ऑर्डर गलत है। तो सही क्या है, देखिए इसके बगल में गैलियम के जस्ट बगल में क्या आता है 3D10, 3D10 आया, इसका मतलब क्या हो गया, शेयर पोरिंग ऑफ शील्डिंग। 3D10 में क्या होता है, 3D10 पोरिंग शील्डिंग होता है। और 4F14 वेरी पोरिंग शील्डिंग। ठीक है, तो यहां पे देखिए जब ये साइज बढ़ रहा है, कम का नहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नीचे आने से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये यहां से यहां आया बढ़ा साइज, लेकिन यहां से यहां जैसे आया तो पता चल गया कि 3D10 आ गया। 3D10 आया, इसका मतलब उसको चक्कर लगाने में बहुत टाइम लग रहा है, पोरिंग शील्डिंग होने लगा। अब पोरिंग शील्डिंग होता है तो ज्यादा इफेक्टिव बढ़ जाता है, इसका मतलब ये साइज छोटा हो गया। गैलियम का साइज बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हुआ, क्योंकि यहाँ 3D10 आ गया, 3D10 आया तो पोरिंग ऑफ शील्डिंग हुआ, जिसकी वजह से साइज बढ़ने की वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियस खींच लिया, उसको छोटा कर दिया, साइज को छोटा कर दिया। ठीक है, दूसरा एक और रीजन होता है, ये डायमर बनाता है। क्या करता है, डायमर बनाता है। डायमर मतलब क्या, Ga2 फॉर्म में रहता है। Ga2 फॉर्म जो हुआ वो Ga2 मतलब दो एटम, गैलियम का दो एटम एक ही जगह रहेगा और वो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसका रेडियस कम हो जाता है। ठीक है, इस वजह से भी होता है, साइज घट जाता है। तो दो रीजन होता है। तो ये भी देखें 3D10 के कारण ये क्या होता है, गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्युमिनियम से, मतलब कि जो एल्युमिनियम बड़ा हो जाता है गैलियम से, तो ये हो जाएगा बोरॉन, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा गैलियम, और गैलियम से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा फिर इंडियम, इंडियम किससे ज्यादा थीलियम। अब सवाल आता होगा, ये तो वेरी पोरिंग ऑफ शील्डिंग होता है, कौन सा, थीलियम, ये बहुत ज्यादा पोरिंग ऑफ शील्डिंग होता है। क्यों, 4F14 आने की वजह से ऐसा होना चाहिए, तो थीलियम भी यहाँ चले जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ 49 है, यहाँ 81 है, बहुत ज्यादा अंतर है। और अंतर की तो बात ठीक है, लेकिन ये असर डालता है 4F14, क्या करता है, असर डालता है। इसका जो होता है ना 1.22 रेडियस होता है, और इसका कितना होता है 1.21 होता है, मतलब मात्र 1 एंगस्ट्रॉम के अंतर हो जाता है। यदि थोड़ा भी और बढ़ता तो इंडियम से ज्यादा थीलियम हो जाता 4F14 के कारण, लेकिन ये 4F14 बहुत छोटा किया, फिर भी थोड़ा क्या हो गया, इंडियम से छोटा ही रह गया। ठीक है, इस प्रकार से थीलियम और इंडियम में इंडियम से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है थीलियम। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या बोलिएगा, ये ऑर्डर जो होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, ये होता है। तो अब क्या ये सब में भी ऐसा आएगा, बिल्कुल नहीं, इस सब में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3D10 के बगल में ये वाला ग्रुप है, इस पे असर दिखाता है, थोड़ा बहुत कभी कभी कोई प्रॉपर्टीज होता है इसमें असर दिखा देगा, लेकिन और सब में नहीं दिखाता। इस प्रकार से क्या हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट का
ये एटॉमिक रेडियस आप लोग देखिए कि ग्रुप वाइज नीचे आने से इंक्रीज करता है। क्या करता है? नीचे आने से इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये किस किस बातों पे डिपेंड किया वो भी देखें। अभी जो बोले हैं पोअरिंग ऑफ शील्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, ये आप पीछे के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, बहुत डीप में बताया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी यदि नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, नहीं तो आप आगे देखिए। तो अब बात करने जा रहे हैं कौन चीज का? अब बात करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी यदि हम किसी एटम में, ये कोई एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में होगा, क्या है इसमें? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। तो यह आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एक प्रकार का एनर्जी होता है। कैसा एनर्जी होता है? तो ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर में जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये चक्कर लगा रहा है। चक्कर क्यों लगाता है? इसके अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी उसी को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी उसी को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या क्या फार्मूला हम लगा सकते हैं। कब कब आयोनाइजेशन एनर्जी हम निकाल सकते हैं या किस किस बात पे डिपेंड करेगा? तो देखिए, ये साइज जितना बड़ा रहेगा, क्या होगा? साइज जितना बड़ा रहेगा, मतलब न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस उसको उतना कम पावर से खींचेगा, तो वो आसानी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझे कि नहीं? तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज का। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज का। अब यहाँ पे लग रहा होगा कि सर उल्टा लिख दिया, तो उल्टा नहीं लिखे। देखिए, इसका साइज बढ़ रहा है, साइज जितना बढ़ रहा है तो एनर्जी कम लग रहा है, मतलब एक चीज ज्यादा हो रहा है तो एक चीज कम हो रहा है। साइज बढ़ेगा तो कम एनर्जी देंगे तो फटाक से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। ठीक है, साइज बढ़ाते इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम दिए तो इलेक्ट्रॉन हट गया, मतलब एक चीज बढ़ रहा है, मतलब साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। जब ये साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा होगा तो हमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उसको ज्यादा जोर से पकड़ा लेगा। ठीक है, तो यदि न्यूक्लियस ज्यादा जोर से पकड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब भाई साहब देखिए, हम पेन को जितना पावर से पकड़े हैं अभी मार्कर को, आपको उतना पावर लगाना पड़ेगा छीनने के लिए जितना हम लगाए हैं उससे ज्यादा। जितना पावर से हम इसको पकड़े हैं आप हमसे तभी छीन पाइएगा जब जितना बल से हम पकड़े हैं उससे ज्यादा से आप बल लगाइएगा। जितना पावर से हम पकड़े उससे ज्यादा पावर से आपको छीनना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे है कि बाहर की इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस जितना पावर से इसको पकड़ा है उससे ज्यादा हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो साइज जैसे बड़ा रहेगा तो न्यूक्लियस का पावर पकड़ने का कम हो जाता है। क्या हो जाएगा? उसका कैपेसिटी घट जाएगा पकड़ने का, जिस कारण से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देता है। मतलब ये हो गया कि साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा, मतलब हमको एनर्जी बहुत कम लगेगा इलेक्ट्रॉन हटाने में। ठीक है, तो ये बात वही लिखे है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। मतलब साइज यदि बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, जब आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा तो साइज बढ़ेगा।
इनवर्सली का मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा। देखिए ना, ये जैसे बढ़ेगा ना ये घट जाएगा। एग्जाम्पल की देखिए, 8 है, यदि हम इसको 16 में डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, तो दोनों बराबर है कि 2 से भाग दिया 8 में 16 में तो 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि ये बढ़ जाए 3 दे दे तो क्या ये 3 से भाग देंगे 16 में तो यहाँ पे 8 आएगा? 8 के बराबर होगा नहीं ना। वही बात है, ये यदि बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा। जैसे अभी था यहाँ पे कि 2 है तो दोनों बराबर है, लेकिन जैसे ये नीचे का वैल्यू बढ़ेगा तो इससे ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू घटने लगेगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। इनवर्सली का मतलब वही होता है कि ये बढ़ा, नीचे का साइज बढ़ा, ये घट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इस पे डिपेंड करता है। और बात कि जितना बल से न्यूक्लियस पकड़े रहेगा इलेक्ट्रॉन को उतना हमको आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब जो बल से, जितना बल से खींचे रहता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव। मतलब जितना बल से पकड़े उतना हमको एनर्जी भी लगा, मतलब दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का। जेड इफेक्टिव का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, न्यूक्लियस जितना जोर से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है उससे ज्यादा हमको एनर्जी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस जितना जोर से पकड़ा है तो उससे कम एनर्जी देके क्या करेंगे, छोड़ा लेंगे। ये इसमें दोनों है, ये भी बल से लगा के पकड़ा है, वो बल लगा के छुड़ाएगा। ठीक है, साइड में क्या था, साइज बढ़ रहा था लेकिन एनर्जी कम हो रहा लग रहा था। लेकिन इसमें वो बात नहीं, जितना बल से पकड़ा है उतना बल से उसे छुड़ाना पड़ेगा। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का। तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पुअरिंग ऑफ शील्डिंग। पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जो शील्डिंग जितना कम होगा, ठीक है, उतना न्यूक्लियस नहीं खींच पाएगा, उससे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। यदि शील्डिंग जितना ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया, शील्डिंग जितना ज्यादा हो रहा है उतना न्यूक्लियस नहीं खींच पाएगा। तो उस प्रकार से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस यदि ज्यादा नहीं खींच पाया तो इसका मतलब शील्डिंग क्या हो गया, ज्यादा हो, तो एनर्जी क्या हो गया, कम लगेगा। लेकिन शील्डिंग जब पुअर होगा, कम होगा, कम नाचेगा, न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो एनर्जी ज्यादा लेगा। मतलब शील्डिंग जो है ना बढ़ा, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग मतलब कमजोर होने की कैपेसिटी जितना बढ़ेगा, जितना मतलब धीरे कमजोर होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, और बढ़ेगा। ये भी पुअरिंग ऑफ शील्डिंग से रिलेटेड है। यदि ये बात भी समझ में नहीं आया तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा पीछे। पुअरिंग ऑफ शील्डिंग का मतलब ये हो गया, वो जितना न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा, कौन सा से, जो इनर ऑर्बिटल का होता है, जितना चक्कर लगाएगा, तो वो जितना कम चक्कर लगाए वही होता पुअर। शील्डिंग मतलब चक्कर लगाना, और पुअर मतलब कम। तो कम जितना चक्कर लगाएगा न्यूक्लियस उतना जोर से खींचेगा, और उतना खींचेगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा हो रहा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो वही बात की है कि पुअरिंग ऑफ शील्डिंग का मतलब जितना ये कम होगा उतना क्या हो जाएगा, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पुअरिंग ऑफ शील्डिंग का। अब हम क्या करते हैं, इस पे देखते हैं। आप बताइए कि ये नीचे आने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा घटेगा, तो ये ट्रेंड जो है हर जगह लागू होता है, लेकिन ये दोनों क्या करता है, इस ट्रेंड को बिगाड़ने में लगा रहता है। एग्जांपल के लिए देखिए, ये नीचे आने से साइज इंक्रीज करता है,
साइज इंक्रीज करता है, इसीलिए क्या करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। नीचे आने से साइज बढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटा, लेकिन साइज तो इसका लगातार बढ़ता नहीं, क्या हो जाता है, गैलियम यहाँ पे चले जाता है, ठीक है। यहाँ पे पोरिंग ऑफ शील्डिंग इफेक्ट डालेगा कौन चीज, 4F14, 4F14 ये कहाँ लेके चले जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी को, ये गैलियम से भी ऊपर। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन चीज का, बोरॉन का। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे आने से घटता है, इसका मतलब ऊपर वाला का सबसे ज्यादा, क्यों, साइज नीचे आने से बढ़ता है, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज के जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ मतलब उल्टा हुआ, साइज नीचे आने से बढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे आने से घटेगा। जब नीचे आने से कोई चीज घट रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाला ज्यादा है, ऐसे समझिए ना। यहाँ 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, 16 है, 15 है, तो नीचे आने से क्या हो रहा है, ये घट रहा है कि नहीं। तो ये जो नीचे आने से घट रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऊपर में बढ़ा है, सबसे ज्यादा है। तो वही बात बोल रहे कि आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे आने से घटा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा। हाँ तो लेकिन कब, जब साइज पे डिपेंड करता है। साइज यहाँ लगातार है क्या, साइज लगातार नहीं है। एल्युमिनियम का क्या है, छोट ज्यादा है गैलियम से, तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो ऑर्डर ये वाला नहीं होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा कि सबसे ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसी का होगा, बोरॉन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये थेलियम 4F14 की वजह से ये बोरॉन से नीचे आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन चीज का, थेलियम का। उसके बाद कौन चीज का आएगा, गैलियम का, फिर किस चीज का, नीचे आना है ना, तो उसके बाद एल्युमिनियम का, ये दोनों का तो लिख लिए, तब क्या हो जाएगा, इंडियम का, ठीक है। तो ये यहां क्यों आया, तो 4F14 की वजह से, पोरिंग ऑफ शील्डिंग की वजह से। ये यहाँ क्यों आया, साइज की वजह से, साइज मतलब 3D10 की वजह से, 3D की वजह से, ठीक है। और एल्युमिनियम और इंडियम, इस प्रकार से ट्रेंड क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, लगातार नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा देखा, बोरॉन का, होना चाहिए था उसके बाद एल्युमिनियम, लेकिन साइज यहाँ पे खेला बिगाड़ गया, क्योंकि साइज क्या होता है, गैलियम का ज्यादा होता है, इंडियम का, सॉरी एल्युमिनियम का कम हो, गैलियम का कम होता है, एल्युमिनियम का ज्यादा होता है। तो एल्युमिनियम का जो ज्यादा होता है, गैलियम का कम होता है, तो जिसका साइज जितना कम उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उसका ज्यादा। तो इस दोनों में साइज इसका कम है, इसका साइज ज्यादा है, तो जिसका साइज ज्यादा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, इस दोनों में ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटका से इलेक्ट्रॉन छीनना उतना आसान नहीं है, ठीक है। ये इससे बड़ा है, इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से छीन लेंगे। थेलियम बोलता है भाई हम जो है ना, साइज भले ही मेरा सबसे बड़ा है, लेकिन हम देंगे किसी को नहीं, हम क्या है, 4F14 है, हम छोटको गैलियम से भी हम क्या हो जा रहे हैं, खींचने की कैपेसिटी हमारा बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ रहा है, जिस वजह से ये कहाँ चले जाता है, गैलियम से भी ऊपर, तो गैलियम से ऊपर जाता है, इसीलिए बोरॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, तो गैलियम से भी आयोनाइजेशन एनर्जी थेलियम का, एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम का, फिर इंडियम का। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया, जो कि क्या है, सही है। और कौन सा गलत हो जाएगा, बोरॉन और डायरेक्ट एल्युमिनियम कर दे, फिर गैलियम,
एक मिनट, बोरॉन, फिर एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर गलत हो जाएगा, तो ये वाला सही है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट नहीं लगा इसमें, दोनों ये दोनों रूल क्या कर दिया, काम को खराब कर दिया, जिस वजह से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, लेकिन इस सब में उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। इस सब में क्या होता है, ये थेलियम वाला 4F14 इसमें भी थोड़ा बहुत असर दिखाता है, जिस कारण से ये यहाँ जाता है और बाद बाकी नीचे आने से क्या होता है, ये सही है ऑर्डर, नीचे आने से साइज इंक्रीज करता है, साइज बढ़ रहा है। तीर का मतलब क्या हो रहा है, साइज नीचे आने से साइज बढ़ रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, घटेगा, नीचे आने से घटेगा, लेकिन केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से ज्यादा लेड का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेड का क्या हो जाता है ज्यादा, क्यों, 4F14 यहाँ भी थोड़ा बहुत असर दिखाई दे देता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें ज्यादा असर दिखाया 3D10 4F14, जिस कारण से ट्रेंड उल्टा हो गया। अब 4F14 केवल इसमें दिखाया, बाद बाकी में कोई नहीं दिखाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 4F14 वाला का इसका यदि हम लिखे तो कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर किसका, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर टीन का होगा कि नहीं, नहीं, टीन से पहले लेड का होगा, लेड का ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, फिर टीन का, ये भी करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें। इसमें भी क्या होता है, नीचे आने से नाइट्रोजन फैमिली में इसमें कोई असर दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों जहाँ पे जिसकी वजह से गड़बड़ाता है ट्रेंड वो यहीं पे होता है, थोड़ा बहुत इसमें असर दिखाई देता है जो कि इसमें दिखाई दिया, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नीचे आने से साइज इंक्रीज करता है, साइज नीचे आने से बढ़ रहा है, ऊपर का 3 मतलब बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे आने से घटता है। उसके बाद देखिए, तो ये बात तो ठीक है, जैसे तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऊपर हो जाएगा, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमोनी का, फिर बिस्मुथ का। फिर इसमें भी वही बात होता है, क्या होगा, यही बात होगा कि नीचे आने से साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे आने से घट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर सल्फर का, फिर सिलेनियम का, फिर टेलुरियम का। ब्रोमीन में बात करते हैं, नीचे आने से साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, नीचे आने से घटता है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बात करते हैं इनर्ट या नोबल गैस का, इसका भी वही हो जाएगा कि नीचे आने से साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हीलियम का, फिर नियन का, फिर आर्गन का, क्रिप्टन का, डेनडेटन का। इस प्रकार से क्या किया, हम आयोनाइजेशन एनर्जी को भी बता दिए। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, तो ये बोरॉन फैमिली में हुआ और कार्बन फैमिली में हुआ। उसके बाद जो ये नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली है, या फिर इनर्ट या नोबल गैस होता है,
इस सब में आयोनाइजेशन एनर्जी का दिक्कत नहीं होता है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है साइज का। लेकिन कार्बन और बोरॉन फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी अपना असर दिखाता है। क्या असर दिखा रहा है? तो देखिए 3d10 के कारण अल्युमिनियम से ज्यादा हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी किसका? गैलियम का। थेलियम में 4f14 के कारण इतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, बोलता भाई हम नहीं देंगे, हमको खींचने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये चले जाता है बोरोन के बगल में। मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन का, फिर थेलियम का, फिर गैलियम का, इंडियम का, तब एल्युमिनियम का, तब इंडियम का। इस प्रकार से ये हो गया। फिर कार्बन सिलिकॉन में केवल 4f14 वाला ही थोड़ा बहुत असर दिखाता है। तीनों क्या हो जाता है? 3 से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसका हो जाता है, बाद बाकी सेम ही। तो आज का लेक्चर हम यही पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।